Hello, aspirants, and welcome to the Miles Academy. In today's session, we'll discuss some important newspaper articles from 18th January 2023. For most study materials and updates, you may also join our WhatsApp group. We'll provide the link of the group in the description below. So this is the list of topics that we'll cover in today's session. Let's start. The first article for the day is about cold wave. Now, such phenomena called cold wave and heat waves are often in the news. So you should know what the appropriate definition for such terms are. So the news says that Delhi and other parts of northwest India have been reeling under a cold wave since the beginning of 2023. तो हम इस न्यूज़ के माध्यम से हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे what does cold wave actually mean, how to define these terms, and what are the significances of such phenomena. So this can be important for our prelims and also from means it can be important from GS paper 1 geography point of view. It has been taken from the Indian Express. So the news says that Delhi and other parts of northwest India, especially the regions of Punjab, have been reeling under a cold wave since the beginning of 2023. So देखिए cold wave का जो normal meaning है तो यही है जो temperature जो normal होना चाहिए उससे अगर कम होता है for a specific time period के लिए तब उसे cold wave कहा जाता है. And opposite जो phenomena है it is known as a heat wave. So the lowest minimum temperature recorded this month, that is in January, was 1.9 degrees Celsius on January 8. The second lowest minimum. अब ये जो temperature है this is basically second lowest minimum in 15 years में. अब ये टेम्परेचर आपको याद नहीं करना है, but you should understand what the phenomena is all about. Fog and low cloud coverage brought severe cold day conditions to the region when the temperature remained below normal over the parts of Delhi, Punjab, Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. So these are the places which are experiencing currently an onset of cold wave. तो चलिए बात करते हैं अबाउट द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोल्ड वेव इन दिस रीजन के बारे में. तो देखिए जो पहला यहाँ पे फैक्टर बताया गया है फ्रॉम द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज द लार्ज स्केल फॉग कवर. तो फॉग हैज बीन लास्टिंग फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन प्रिवेंटिंग सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द सर्फेस. तो देखिए अगर मान लीजिए कि दिन में भी अगर फॉग रहता है एंड इफ द होल ड्यूरेशन इज फुल ऑफ फॉग तो उसमें क्या हो जाएगा, द सनलाइट इज बेसिकली प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग इन टू द सर्फेस. तो यहाँ पे देखिए जो सर्फेस होता है ना तो सर्फेस मेनली हीटअप होता है फ्रॉम द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. बट इफ यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे अगर सनलाइट ही नहीं आ रहा है देन देयर विल बी आल्सो अ केस ऑफ एब्सेंस ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. तो दिस इज द रीजन व्हाई यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो काफी ड्रॉप हो रहा है, राइट. सो दिस इज बेसिकली अफेक्टिंग द रेडिएशन बैलेंस एज वेल. देयर इज नो हीटिंग इन द डे टाइम एंड देयर इज द इम्पैक्ट ऑफ द नाइट एज वेल. और यहाँ पे देखिए फॉगी नाइट्स के बारे में. तो फॉगी देखिए क्या होता है, फॉगी और क्लाउडी नाइट्स आर यूजुअली एसोसिएटेड विद द वार्मर नाइट्स. नॉर्मल देखिए क्या होता है, तो जब भी आपके जो नाइट टाइम होता है तो नाइट टाइम में जब फॉग रहता है तो उसमें क्या रहता है, जो नाइट होता है ना इट इज कंपेरेटिवली वार्मर. अब वार्मर क्यों होता है, बिकॉज फॉग व्हाट दे डू, फॉग यू शुड अंडरस्टैंड कि ये फॉग कुछ नहीं है, दिस आर लो लाइंग क्लाउड्स ओनली. तो फॉग या क्लाउड क्या करता है, तो जैसे ही रात के टाइम में व्हेन द अर्थ गिव्स अप द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है, तो अर्थ से जो ये वापस से एटमोस्फेयर जो वार्म अप होता है तो उसमें क्या होता है, ये जो फॉग है या क्लाउड है सो दे बेसिकली ब्लॉक द हीट. ठीक है, वो हीट को वो ब्लॉक कर देता है इनटू द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. तो दिस इज द रीजन व्हाई द फॉग्स आर यूजुअली दे आर एसोसिएटेड विद द वार्मर नाइट्स ओनली. बट इफ द फॉग मान लीजिए कि बहुत टाइम तक रहता है और मान लीजिए 2 nights 3 nights इफ द कॉन्स्टेंटली देयर इज फॉग तो उस केस में क्या हो जाएगा, देयर विल बी नो लॉन्गर एनी काइंड ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, हेंस इट विल वर्क द रिवर्सिबल मैनर. ठीक है, सो दिस बेसिकली बिगिंस कूलिंग जो होता है वो नाइट में भी ये स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, सो लाइट विंड्स एंड हाई मॉइस्चर. और ये जो एक्सटेंड जो ये आपके मैं बता रहा हूँ आपको ये जो फॉग का जो कवर है, अब ये जो फॉग कवर है नाउ इट हैज बीन एट्रीब्यूटेड टू द लाइट विंड्स एंड हाई मॉइस्चर. क्योंकि मॉइस्चर के कंटेंट काफी हाई है और विंड्स काफी लो यहाँ पे काफी स्लो है और लाइट है व्हिच इज नॉट बीइंग एबल टू पुश अवे द फॉग. सो द लाइट विंड्स एंड द हाई मॉइस्चर नियर द लैंड सरफेस हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लैंकेट ऑफ फॉग ओवर द इंडो-गैंजेटिक प्लेन्स in the morning. And finally about the westerly winds. Westerly winds are quite simple to understand. They're the winds which blow from the western direction. So normally यहाँ पे इस time में you will find the western disturbances. But अभी के time में it is not the western disturbances, but it is basically यहाँ पे reference हो रहा है to the northwesterly wind. अब northwesterly winds are mostly those winds which are entering from the polar side. ठीक है, तो polar जो chilling जो cold wind है वो भी enter कर रहा है because of the absence of westerly. So since there has been not any significant impact of the western disturbances over the region, the cold northwesterly winds have been contributing to low temperature. Okay, so the westerly or the northwesterly winds now they are entering into India at the speed of 5 to 10 kilometers per hour in the afternoon. Now they have also been contributing to the dip, to the drop in the temperature. Now let's look at the formal definition of a cold wave, so which will be useful for writing an answer. The cold wave, if asked in the examination, you should define it as a rapid fall. It is basically a phenomenon which witnesses a rapid fall in temperature within 24 hours to a level requiring substantially increased protection.
तो अगर मान लीजिए कि इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग अ कोल्ड वेव, सो इट ऑल्सो कॉल्स फॉर एन इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोटेक्शन फॉर द एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड सोशल एक्टिविटीज एज वेल, बिकॉज दिस ये जो कोल्ड वेव है, द कोल्ड वेव इज एक्चुअली detrimental to this particular phenomenon of agriculture, industry, commerce and social activity. So this is how you define cold wave. It is a rapid fall of temperature within 24 hours. All right. So अगर हम condition के बारे में बात करेंगे, so questions यहाँ पे अगर देखोगे prelims में normally you will be asked about the values. So you should also know that for the plains a cold wave is declared when the minimum temperature is 10 degrees Celsius और या उससे भी कम, ठीक है, एंड 4.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन द नॉर्मल फॉर 2 कंसेक्यूटिव डे. तो यूजुअली जो टेम्परेचर रहता है, अगर टेम्परेचर मान लीजिए 2 दिन के लिए अगर 4.5 डिग्री सेल्सियस से भी कम है, ठीक है, द टेम्परेचर इज लेस बाय 4 डिग्री सेल्सियस, देन इट इज नोन एज अ कोल्ड वेव. ठीक है, सो आई विल रिपीट फॉर द प्लेन्स के लिए अ कोल्ड वेव इज डिक्लेयर्ड द मिनिमम टेम्परेचर जो है इट हैज टू बी 10 डिग्री या उससे कम, या जो नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए अगर उससे 4.5 डिग्री सेल्सियस कम है फॉर 2 कंसेक्यूटिव डेज, देन इट इज नोन एज अ कोल्ड वेव. A severe cold wave वो होता है when the maximum temperature is at least 6.5 notches below normal. तो अगर 4.5 डिग्री कम होता है it is cold wave condition, और अगर 6.5 डिग्री कम होता है then it is known as a severe cold wave condition. Alright, it's known as severe cold wave. For coastal cases में the threshold, अब देखिए coastal में क्या होता है, the coastal is different condition because coastal में रहता है the influence of the sea. ठीक है, तो sea में क्या होता है, जो sea का moderating influence रहता है ना, तो टेम्परेचर ज्यादा ड्रॉप नहीं होने देता है. ठीक है, so for the coastal stations the threshold values of the minimum temperature of 10 degrees Celsius is rarely reached. तो इतना कम तो कभी होता नहीं है. However, the local people feel discomfort due to the wind chill factor, which reduces the minimum temperature by a few degree depending upon the wind speed. So coastal cases में क्या होता है, coastal region में the temperature never drops below 10 degrees Celsius. ठीक है, इतना कम होता नहीं है because there is the process of land breeze or sea breeze. ठीक है, तो यहाँ पे जो local people है they feel discomfort due to the wind chill factor. अब ये chill factor क्या है? The wind chill factor is a measure of the cooling effect of the wind on the temperature of the air. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली अ मेजर ऑफ द कूलिंग इफेक्ट. सो इस तरीके से यहाँ पे यू कैन से कि दो तरीके से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं. सो कोल्ड वेव इन द प्लेन्स एंड कोल्ड वेव इन द कोस्टल रीजन एज वेल. एंड इंडिया के केस में जो यहाँ पे कोल्ड वेव जोन है, तो दिस बेसिकली टेक्स प्लेस इन द विंटर टाइम में. सो इट प्लेसेस एज आई टोल्ड यू कि इट हैज ऑलरेडी कवर्ड द प्लेसेस ऑफ पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, एंड इट ऑल्सो एक्सटेंड्स टू द ईस्ट टू द प्लेसेस लाइक झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा एंड Telangana. So these are the places which normally experiences a cold wave in India. Now if we talk about the causes of cold wave in India, so अभी जो हमने देखा था factors के बारे में, causes के बारे में, so those were the factors which are pertaining to the current year. So normal जो हम factors के बारे में बात करेंगे, so normal factor है because of the absence of cloud cover in the region. ठीक है, so cloud क्या करता है, तो cloud basically trap कर लेता है, जैसे कि मैंने बताया है कि in the night के टाइम में cloud basically trap कर लेता है heat को, but अगर cloud ही absent रहता है, अगर fog absent रहता है, तो उस केस में भी it can also lead to the tremendous or you can say to the intense release of temperature or release of heat, which can lead to the drop of temperature. So absence of cloud cover can be a reason, and also snowfall in the upper Himalayas. So this also brings cold winds because of the density, because of the higher density of the cold wind. So cold wind क्योंकि heavy रहता है, तो वो एक यहाँ पे tendency रहता है to subside down the valley. ठीक है, तो snowfall is also another region. Subsidence of the cold air over the region. So subsidence in the downward movement, as I told you, because of the cold and the dry air, this also leads to the phenomena of cold wave, and also about the La Nina. So you must have heard about the phenomena called El Nino and La Nina. El Nino क्या होता है, जब टेम्परेचर राइज होता है पैसिफिक ओशन में, एंड ला निना क्या होता है, जब टेम्परेचर ड्रॉप होता है. ऑलराइट, सो ला निना इज द एबनॉर्मल कूलर सी सरफेस टेम्परेचर रिपोर्टेड अलोंग द इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन. तो इस टाइम में क्या होता है, जो मानसून है ना वो काफी इंटेंस हो जाता है, और इसी के कारण भी कभी कभी आप देखोगे कि कोल्ड वेव इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द ऑकरेंस ऑफ कोल्ड वेव. सो ड्यूरिंग द ला निना ईयर्स द सिवियरिटी ऑफ द कोल्ड कंडीशन बिकम इंटेंस. तो वैसे भी कोल्ड वेव होता है इन द एब्सेंस ऑफ ला निना, बट अगर मान लीजिए कि इफ इट इज अ ला निना ईयर, जब कोल्ड वेव जो कंडीशंस है वो और भी इंटेंसिफाई हो जाता है. द फ्रीक्वेंसी एंड द एरिया कवर्ड अंडर द ग्रिप ऑफ द कोल्ड वेव बिकम्स लार्जर इन द केस ऑफ द ला निना. एंड फाइनली अबाउट द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, करंट जो ईयर है इट इज नॉट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, आई टोल्ड यू इट इज द वेस्टर्ली विंड. ठीक है, लेकिन यूजुअली आप देखोगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आल्सो कंट्रीब्यूट टू द कोल्ड वेव, बिकॉज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होता है, द विंड दैट बेसिकली ओरिजिनेट्स इन द मेडिटेरेनियन सी. ठीक है,
So western disturbances are weather system that originate in the Mediterranean Sea and they basically blow through the Central Asian part से वो basically India में enter करता है and move eastward bringing cold wind, precipitation and cloud cover to the northwestern regions of India. These disturbances can lead to a drop in temperature and cause cold wave condition. However, not all western disturbances bring cold wave condition. As I told you, इसी बार the westerly disturbances or the western disturbance are not responsible for the cold wave. It is the wind from the northwestern side or which we call as the northwesterly winds. So finally about the Indian Meteorological Department, you can be asked some question in the exam. So there's a certain fact. It is an agency under the Ministry of Earth Sciences under the Government of India. It was established in 1875. This topic के basis पर please practice question है. Please answer in the comment section. The next article is based on exoplanet. So you must have heard about planet. So there's a term called exoplanet as well, which is basically beyond the solar system. इसी के बारे में हम बात करेंगे because recently discovery हुआ है of a recent exoplanet which has been discovered by the NASA's telescope, a very powerful telescope which is termed as the James Webb Space Telescope. Now this has discovered its first exoplanet named LHS 475b. So this can be important for our prelims. The name can be important, the telescope can be important, and also the facts can also be asked in your GS paper to science and technology point of view. It's been taken from the Indian Express. So now if we talk about this particular exoplanet, that is the LHS 47b के बारे में, तो जो size है it is same, roughly same as that of the Earth only. Normally जो discover करते हैं exoplanet, तो they are the size of Jupiter, but ये जो discover हुआ it is the size of the Earth. So it is terrestrial in nature. Normally जो discover होता है as there is size जो है वो Jupiter होता है and they particularly they are gaseous in nature. But this one ये जो discover हुआ it is terrestrial rocky planet around 41 light years away from the Earth. The distance is 41 light years away from the Earth in the constellation Octans. It differs from the Earth in that it completes an orbit in just 2 days में complete करता है एक orbit and it is 100 of degree hotter than the Earth. तो यहाँ पे जो distance है, you should understand जो Earth है ना, Earth revolves around the sun, but this particular exoplanet that is the 47b, it basically revolves around its own star. So ये जो distance है that is between the 475b and its star, तो ये काफ़ी कम है, तो इसीलिए बहुत जल्दी अपना जो revolution है वो खत्म यहाँ पे कंप्लीट कर सकता है in 2 days. And also this is the reason जो ये proximity है, तो proximity के कारण यहाँ पे जो temperature है, temperature भी काफ़ी ज़्यादा है, it is hundreds of degrees hotter than the Earth. It is also closer to its star than any other planet in a solar system. So Mercury, you should know, is the first planet of the solar system. So Mercury or सन के बीच में जितना डिस्टेंस है तो उससे काफ़ी डिस्टेंस है between the 47b and its star. So although its star is less than half the temperature of the sun, so it orbits very close to a red dwarf star. तो ये जो star है around which it revolves, it is a red dwarf star. So its red dwarf star is less than half the temperature of the sun. So researchers are expecting that it could still have an atmosphere as well. तो atmosphere है, this also can be related to the prevalence of life in this particular exoplanet and completes a full orbit in just 2 days. So far, most of the discovered exoplanets जो है, as I told you, they are similar to the size of Jupiter, as Earth-sized planets are much smaller in size and harder to discover. तो यहाँ पे जो larger exoplanet है, because we can use the telescope to view them, but with the help of telescope it is quite difficult to view the Earth size का जो यहाँ पे exoplanet रहता है. So this is quite a significant discovery by the NASA. तो बात करते हैं अबाउट दिस टर्म एक्सोप्लैनेट्स के बारे में. सो फर्स्ट थिंग यू शुड अंडरस्टैंड इज दैट प्लैनेट्स वो होते हैं दैट ऑर्बिट अराउंड दिस सन और एक्सोप्लैनेट्स वो होते हैं दैट ऑर्बिट्स अराउंड इट्स ओन इंडिविजुअल स्टार्स. So exoplanets are planets that orbit other stars and are beyond our solar system. The first confirmation of the detection of the exoplanet, it occurred in the year 1992 में इसे डिस्कवर किया गया था. According to NASA, अभी के टाइम में more than 5,000 exoplanets have been discovered. लेकिन अभी तक ऐसा कोई नंबर फिक्स नहीं है कि how many exoplanets are there in the universe. So scientists believe that there are more planets than stars, as each of these stars have at least one planet orbiting it. तो यहाँ पे जितना भी stars है माना जाता है कि stars से ज़्यादा नंबर यहाँ पे exoplanet का ही होगा. Exoplanets come in a host of different sizes. As I told you about the sizes, तो एक मैंने बताया about the Jupiter के बारे में, Earth size के बारे में, and also there are some other kind of exoplanet, for example the Neptune-like size, the terrestrial-like size. ठीक है. So they can be gas giants bigger than the Jupiter or as small as Rocky and as the Earth as well. So they are also known to have different kinds of temperature, boiling hot to freezing cold. So depending upon its temperature, depending upon its proximity or its distance from its own respective star, तो यहाँ पे जो temperature है वो determine होता है. और अगर हम इसके significance के बारे में बात करें, if we talk about why it's important to learn about this particular exoplanet, so studying exoplanet not only broadens our understanding of other solar system, but also helps us piece together information about our own planetary system and origin. So देखिए अभी तक हम ये मानते हैं कि the most
जो रिलायबल डेटा है, सो द रिलायबल थ्योरी ऑफ अर्थ ऑरिजिन इज बिलीव टू बी द बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। तो ये कितना वैलिड है और कितना वैलिड नहीं है, तो इसी को स्टडी करने के लिए यू अंडरस्टैंड दैट वी शुड आल्सो हैव नॉलेज अबाउट द अदर सोलर सिस्टम और अदर exoplanets as well. However, the most compelling reason to learn about them is to find the answer to one of the most profound and thought-provoking questions of the humankind, that is, are we alone in the universe? ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा तो क्वेश्चन यही है कि आर देयर लाइफ इन द अदर पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स एज वेल, ठीक है। तो हम ऑब्वियसली मूवीज में हम देखते हैं अबाउट द एलियंस, बट आर द कंसेप्ट ऑफ, ये जो कंसेप्ट ऑफ एलियन है, इज इट ट्रू और फॉल्स? तो इसी को प्रूव करने के लिए नॉलेज अबाउट द एक्सोप्लैनेट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एंड अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस स्टडी इज फाइंडिंग ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एन एक्सोप्लैनेट एंड इट्स होस्ट स्टार, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिटरमाइन होगा कि इफ वी ट्राई टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सोप्लैनेट एंड द स्टार, सो दिस विल बेसिकली हेल्प अस इन डिटरमाइनिंग कि क्या वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है कि नहीं है, बिकॉज इफ एन एक्सोप्लैनेट इज टू क्लोज टू द स्टार, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, विच विल नॉट बी, जहाँ पे जिस टेम्परेचर पे लिक्विड सस्टेन नहीं कर पाएगा, एंड ऑल्सो इफ इट इज टू फार इट माइट ओनली हैव फ्रोजन वाटर, एंड यू अंडरस्टैंड दैट वाटर इज अ वेरी इंडिस्पेंसिबल पार्ट फॉर द सर्वाइवल के लिए, है कि नहीं। तो इसीलिए तो ये जो डिस्टेंस को पता करने के लिए एक्सोप्लैनेट के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, एंड व्हेन अ प्लैनेट इज एट अ डिस्टेंस दैट एनेबल्स इट टू हैव लिक्विड वाटर, मान लीजिए कि कोई एक्सोप्लैनेट एक पार्टिकुलर स्टार से, अपना जो भी स्टार है, तो उससे वो ज़्यादा दूर भी नहीं है, ज़्यादा वो पास भी नहीं है, तो उस केस में उसे कहा जाता है कि बेसिकली बिलोंग्स टू बी इन दी गोल्डीलॉक्स जोन। तो गोल्डीलॉक्स जोन में क्या होता है, यहाँ पे चांसेस है, यहाँ पे देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ और इन द एक्सोप्लैनेट व्हिच लाई एट द गोल्डीलॉक्स जोन। तो दिस इज बेसिकली नोन एज द हैबिटेबल जोन। दिस टर्म इज इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, गोल्डीलॉक्स जोन। इस टॉपिक के बेसिस पर एक प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट द स्टार्टअप डे व्हिच इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। तो इसी डे के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर टू इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द अरुणाचल टाइम्स। सो जो जनवरी 16 है, जो परसों का दिन था, तो इसे ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में एज ए नेशनल स्टार्टअप डे, ठीक है। दिस इवेंट इज बीइंग सेलिब्रेटेड सिंस द लास्ट ईयर, दैट इज 2022 से इसे सेलिब्रेट करते हैं हम। सो अबाउट स्टार्टअप इंडिया, तो देखिए ये जो डे है इसे हम ऑब्जर्व करते हैं बिकॉज इसी दिन में, इसी डेट में लॉन्च किया गया था एक स्कीम फॉर द स्टार्टअप फॉर द एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया, जिसे कहा जाता है स्टार्टअप इंडिया। आपने शायद सुना होगा अबाउट वेरियस स्कीम्स के बारे में, लाइक डिजिटल इंडिया, लाइक मेक इन इंडिया। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसे कहा जाता है स्टार्टअप इंडिया, विच वॉज लॉन्च इन 2016 में, 16 जनवरी में। तो इसीलिए इस डे को लास्ट ईयर से हम उसे ऑब्जर्व करते हैं नेशनल स्टार्टअप डे। इट्स एन इनिशिएटिव ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दिस पर्टिकुलर डेट। इट स्ट्राइव्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स, बिल्डिंग अ रोबस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ कंट्री ऑफ जॉब क्रिएटर्स इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर्स। तो यू नो दैट इंडिया ऑलवेज इज फेसिंग अ मीनेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट का जब भी बात आता है, गवर्नमेंट हमेशा फोकस करते हैं स्टार्टअप के ऊपर, गवर्नमेंट हमेशा फोकस करते हैं इन सोर्सिंग योर ओन लाइवलीहुड, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल है व्हेन बेसिकली यहाँ पे जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप पे भी जब हम फोकस करेंगे, ओनली देन इट इज पॉसिबल। तो यहाँ पे अगर हम स्टार्टअप पे फोकस करेंगे तो हमें जॉब खोजना नहीं पड़ेगा, विल बी एबल टू क्रिएट जॉब्स, राइट। सो अंडर द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव द 3 की पिलर्स यहाँ पे बताया गया है, द सिंप्लीफिकेशन एंड होल्डिंग। तो सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे इजियर कंप्लायंस, और मान लीजिए कि अगर कोई स्टार्टअप फेल भी कर गया है तो किस तरीके से वो इजीली वो मार्केट को एग्जिट कर पाएगा, देन लीगल सपोर्ट। तो ये सब चीजों को ताकि सिंप्लीफाई किया जा सके, दिस वाज सेट एज अ की पिलर ऑफ दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव। एंड ऑल्सो फंडिंग एंड इंसेंटिव। अब देखिए कोई भी लोगों का क्या रहता है, लोगों का आइडिया रहता है, लोगों का मिशन रहता है, लोगों का विजन भी रहता है, बट सबसे यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाता है एंटरप्रेन्योर्स का, तो दे बेसिकली फेस अ स्ट्रगल इन सोर्सिंग देयर फंड, है कि नहीं। तो यहाँ पे फंडिंग के लिए, इंसेंटिव के लिए, ताकि उनको अच्छी तरीके से मिल जाए, तो इसी के लिए यहाँ पे स्कीम लाया गया था। एंड ऑल्सो इंक्यूबेशन एंड द इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप। इंक्यूबेशन आपने शायद सुना होगा कि बेबी जब भी एक बर्थ होता है तो उस बेबी को अर्ली टाइम में रखा जाता है इंक्यूबेशन में, सो दैट इट कैन बी ऑब्जर्व, इट कैन बी टेकन केयर ऑफ। तो ये स्टार्टअप का भी ऐसा रहता है इंक्यूबेशन सेंटर। तो बेसिकली इंक्यूबेशन सेंटर में क्या होता है, इट बेसिकली हेल्प्स अ स्टार्टअप फ्रॉम एन अर्ली स्टेज आइडिया टू अ कंपनी दैट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन, ठीक है। तो ताकि कंपनी जो है वो अच्छी तरीके से अपना प्रॉफिट कमा पाए, उस फेज में इसमें यहाँ पे हेल्प किया जाता है इंक्यूबेशन सेंटर। इंक्यूबेशन सेंटर गवर्नमेंट का भी हो सकता है और ये प्राइवेट का भी हो सकता है, और कभी ये फ्री भी रहता है, और कभी इसके लिए मान लीजिए कि अगर कोई कंपनी को इंक्यूबेशन सेंटर दिया गया है तो उस कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का भी शेयर दिया जाता है बाय द इंक्यूबेशन सेंटर। सो दिस बेसिकली आर द की पिलर्स ऑफ द स्टार्टअप इंडिया स्कीम।
एंड फाइनली अबाउट दिस पर्टिकुलर डे ऑफ द करेंट ईयर, तो इससे सेलिब्रेट किया जाता है टू सेलिब्रेट द स्पिरिट ऑफ इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड मार्क द मोमेंटस डे. देन देयर इज अ डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, सो इट इज ऑर्गेनाइजिंग द स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक. तो इस बार जो ये डे है इसे एक हफ्ते जैसे सेलिब्रेट किया गया है फ्रॉम 10 से लेकर 16 जनवरी तक, जहाँ पे बहुत सारा एक्टिविटीज जहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे प्रोग्राम्स लिया जाएगा, अवेयरनेस प्रोग्राम लिया जाएगा. एंड एज अ पार्ट ऑफ द 7-day लॉन्ग स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक, सेवरल इवेंट्स टू रिच इकोसिस्टम स्टेकहोल्डर्स and enablers are being taken up across the nation. Industry focused webinars to learn from the enablers are also to be organized. So इस टॉपिक के बेसिस पर एक प्रिंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is about the basic structure of the Indian Constitution. This, if you ask me, I believe this is one of the most important topics of the entire Indian polity syllabus. So this can be important from our prelims and also from mains. It can be important from JS paper to Indian polity point of view. It has been taken from the Indian Express. तो पहले बात करते हैं कि ये क्यों न्यूज़ में है. तो you must have known about the Vice President of India, जगदीप धनखड़. तो उन्होंने रिसेंटली एक मीटिंग में क्रिटिसाइज किया है सुप्रीम कोर्ट को. अब सुप्रीम कोर्ट इसीलिए क्रिटिसाइज किया है बिकॉज फॉर यूजिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर टू स्ट्राइक डाउन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट इंट्रोड्यूस द एनजेएसी. एनजेएसी स्टैंड्स फॉर द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन. तो ये जो अपॉइंटमेंट कमीशन जहाँ पे गवर्नमेंट का भी एक से रहता है इन द जुडिशियल अपॉइंटमेंट, तो इसे स्ट्राइक डाउन किया था सुप्रीम कोर्ट ने बाय यूजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. ठीक है, तो इसी बेसिस पर यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया है. सो इन हिज व्यू द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हैज अब यूज्ड द पार्लियामेंटरी सोवरेनिटी. तो यहाँ पे देखिए पार्लियामेंटरी माना जाता है. तो जगदीप धनखड़ साहब का ये कहना है कि इन द कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे डेमोक्रेसी इज वन ऑफ द फाउंडिंग, आप कह सकते हो कि फाउंडेशन ऑफ द इंडियन पॉलिटी. तो यहाँ पे द पीपल ने जिसको वोट दिया ना, दे शुड बी गिवन सोवरेनिटी टू मेक लूज, है कि नहीं. तो यहाँ पे उनको लॉज बनाने का दे शुड हैव द ऑटोनॉमी, दे शुड हैव द सोवरेनिटी. ठीक है, लेकिन उनके व्यू में जो बेसिक स्ट्रक्चर है, नाउ दिस इज बेसिकली acting like a hurdle. It has used up the parliamentary sovereignty and goes against the democratic imperative that the elected legislature should reign supreme. Okay, so Vice President remark questioning the basic structure doctrine propounded in the landmark judgment. तो यहाँ पे जो basic structure doctrine है, तो you should know this had been brought about by the Supreme Court of India in the Keshavananda Bharti case of 1973. ठीक है, and this particular remark, it does not reflect the correct position of law. तो देखिए जो पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन के बारे में हम जब बात करते हैं, इवन दो दे आर लीडर्स, वी हैव इलेक्टेड देम, द पीपल ऑफ इंडिया गिवन देम द पावर टू मेक लॉज, बट यू शुड अंडरस्टैंड उनका जो पावर है ना वो एब्सोल्यूट नहीं है. इट इज नॉट सुप्रीम इन नेचर. ठीक है, बिकॉज दे आर ऑल्सो ऑब्लाइज टू फॉलो द नॉर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, सो इट इज फेयरली वेल नोन दैट पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन जो है ना, यहाँ पे जैसे उन्होंने कहा है कि दे शुड बी सुप्रीम इन नेचर, बट एक्चुअली दे आर सब्जेक्टेड टू 2 लिमिटेशंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो पहला यहाँ पे हो गया, एक हो गया जुडिशियल रिव्यू. सो जुडिशियल रिव्यू इट इज बेसिकली अंडर आर्टिकल 13, जहाँ पे which says that laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights are void. ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू में अगर मान लीजिए कि if the court finds that any particular law is not in regard or is violating the provisions of the fundamental rights under Article 3, then they can be struck down as null and void. ठीक है, so this is known as judicial review. And next हो गया आपका basic structure, so that no amendment in the constitution, ये basically सुप्रीम कोर्ट का व्यू है, that no in the landmark judgment of the केशवानंद भारती केस. तो यहाँ पे बताया गया था कि नो अमेंडमेंट, यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसे अमेंड तो किया जा सकता है, बट नो अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन शुड हैव द इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग एनी ऑफ इट्स बेसिक स्ट्रक्चर. सो यहाँ पे बताया गया है द पार्लियामेंट जो है ऑब्वियसली इट हैज गॉट द पावर टू लेजिस्लेट, इट हैज गॉट द पावर्स टू मेक लॉज. ठीक है, बट दैट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो चलिए बात करते हैं अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में. तो यू शुड अंडरस्टैंड कि ये जो डॉक्ट्रिन है इट इज बेसिकली रिलेटेड टू द टेस्टिंग ऑफ द लीगैलिटी ऑफ एनी काइंड ऑफ लॉ. तो देखिए पार्लियामेंट के पास मेजॉरिटी होता है कि नहीं, कोई भी एक गवर्नमेंट के पास जब मेजॉरिटी रहता है, सो इट कैन हैव सर्टेन टेंडेंसीज ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट सर्टेन लॉ दैट कैन बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर. ठीक है, वो अपना एडवांटेज के लिए कभी ऐसा लॉ ला सकते हैं जहां पे वो खुद को ज्यादा पावर दे सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन का जो पावर है उसे अंडरमाइन कर सकते हैं. यू गेट माय पॉइंट. तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट है, the government can also bring about certain laws which may be against the features of the constitution. For example, democracy के against हो सकता है, secularism के against हो सकता है. You get my point? तो यहाँ पे जो doctrine है, तो ये doctrine is a form of judicial review only that is used to test the legality of any legislation by the court. तो court यहाँ पे test करता है कि क्या ये जो law है is it withstanding with the जो ये provisions of the constitution. ठीक है, so doctrine जो है it was first evolved in the Supreme Court judgment in the
the 1973 landmark ruling in the Kesavananda Bharati versus the state of Kerala case. तो यहाँ पे 7/6 का वर्डिक्ट था. तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था, तो यहाँ पे 13 जज थे और 13 जज में ये जो जजमेंट था, इट वाज बीन डिलीवर्ड बाय 7/6 बेसिस, जहाँ पे 7 हैड सेड अबाउट द पार्टिकुलर, यहाँ पे जो 7 था, 7 ने बताया था that there should be a basic structure of the constitution which is inviolable and could not be amended by the parliament. तो ये जो basic structure है, even though you can amend any part of the constitution but you cannot attack or you cannot destroy the basic feature, the core identity of the constitution. So if a law is found to be to damage or destroy the basic features of the constitution, the court can declare it as unconstitutional. So your test, the test of legality is applied to the constitutional amendment to ensure that the amendment does not dilute the fundamentals of the constitution itself. You get my point? तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, so ये जो basic structure है, you should understand कि इसे define नहीं किया गया है. Alright, it is not even defined in the constitution. It has been defined nowhere. But like through various judgments of the Supreme Court, यहाँ पे बहुत सारा points यहाँ पे have actually formed the part of the basic structure. तो अभी के time में at present from the various judgment, the following have emerged as some of the basic features of the Indian Constitution. तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं about the supremacy of the Constitution, the sovereignty, democracy, and republican nature of the Indian polity, then the separation of power between the legislature, executive, and the judiciary, the judicial review, parliamentary system, the rule of law, the principle of equality, free and fair election, the independence of judiciary, limited power of parliament to amend a constitution. तो यहाँ पे ये जो सारा provisions है, अब ये बताया जाता है कि they are a part of the basic structure and the parliament can make laws but the parliament cannot attack or cannot destroy this particular provisions of the Indian constitution. ठीक है, तो यहाँ पे if as I was saying about the NJAC, there is जो यहाँ पे judicial appointment के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया था, तो यहाँ पे उन्होंने बताया था कि ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी है, इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जो NJAC है जो पार्लियामेंट ने लाया था, तो ये बेसिकली वैलिड करता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, हेंस NJAC स्टैंड्स नल एंड वॉइड. इसी टॉपिक के बेसिस पर एक पुलिस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, काइंडली आंसर इन द कमेंट सेक्शन. सो ये क्वेश्चंस था जो मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था. लेट्स लुक एट द आंसर. सो द आंसर्स आर, तो पहला यहाँ पे, यू शुड नो दैट इंडियन फेडरेशन इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द फेडरेशन यूनिट. इट इज बेसिकली एग्जांपल ऑफ USA, एंड ऑल्सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज बेस्ड ऑन द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, एंड यू शुड नो दैट ऑल्सो द कन्वेंशन लाइक द वियना कन्वेंशन एंड ऑल्सो द किगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. एंड देन फाइनली यू शुड नो दैट द पृथ्वी मिसाइल जो ये 2 है, सो इट हैज अ रेंज ऑफ 350 किलोमीटर. हेंस 2 को अगर हम करेंगे एलिमिनेट, तो 1 and 3 करेक्ट यहाँ पे आ जाता है करेक्ट आंसर. So for now, that was all from our side for this session. Thank you so much for joining in. We'll meet the next one. Bye bye and take care.